ऐसे बनते हैं अरिस्टोपल पुस्तक के 8वें अध्याय का चतुर्थ भाग, आत्मबल का जादू। आत्मबल में इतना सामर्थ्य है कि यह असंभव को भी संभव बना देता है। ऋग्वेद कहता है कि हे स्तुतिकर्ता, मेरे इस सामर्थ्य को तुम अच्छे प्रकार से जान लो। नदियां प्रतिकूल दिशा में बहने लगती हैं, मृग शेर का सामना करता है और गीदड़ सुअर को घने वन से निकाल देता है। इस संसार में ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है और मनुष्यों में आत्मिक शक्ति कार्य करती है। आत्मा की यह शक्ति विश्व को बनाती है, पालन करती है और इसका संहार करती है। आत्मा की शक्ति महाशक्ति है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यह आत्मशक्ति तेजोमय है, अमृतमय है, ब्रह्म रूप है। यह आत्मशक्ति दुष्कर को सुकर, दुर्गम को सुगम और अजय को सुजय बना देती है। इसी आत्मबल के आश्रय से श्री राम ने रावण और श्री कृष्ण ने कंस आदि राक्षसों को जीता था। यह आत्मशक्ति मनुष्य को इतना शक्तिशाली बना देती है कि बड़े से बड़े कार्यों को करने में सफल हो जाता है। फिर आरएस परीक्षा तो है ही क्या चीज। ऋग्वेद के कथनानुसार यदि शक्ति नदी के प्रवाह को रोक सकती है, मृग शेर का सामना कर सकता है और गीदड़ जंगली स्वर को वन से निकाल सकता है, इसी बल के आधार पर वनों में गायें अपने बछड़ों की रक्षा के लिए सींग तान कर खड़ी हो जाती हैं और शेर भयभीत होकर बछड़ों पर आक्रमण नहीं कर पाता और भाग जाता है। इसी भाव को प्रकट करने वाला संस्कृत में सुभाषित है कि कार्य की सफलता साधनों पर नहीं अपितु मनोबल पर निर्भर है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। सच में महापुरुषों की कार्य सफलता इस पर निर्भर है कि उनमें सत्व अर्थात पराक्रम मनोबल कितना है, न कि उनकी साधन सामग्री पर। संस्कृत की उक्त सूक्ति भी यही कहती है कि कार्य की सफलता मनोबल पर निर्भर करती है। मनोबल आत्मबल से ही प्राप्त होता है। जिस अभ्यर्थी का मनोबल श्रेष्ठ है वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है और जिसका मनोबल कमजोर है वह असफलता को प्राप्त होता है। ऋग्वेद कहता है मनोबल से ही सफलता मिलती है। ऋग्वेद का यह मंत्र सिखाता है कि इच्छुक व्यक्ति अपनी कार्य सिद्धि को प्राप्त करते ही है। वे दानी के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। वे प्यासों याचकों की इच्छाओं को पूर्ण करें। यह मंत्र सफलता के लिए इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर बल देता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां चाह वहां राह। धन के इच्छुक को धन मिलता है और विद्या के इच्छुक को विद्या। इस इच्छा की पूर्ति के लिए तप, साधना, कठिन परिश्रम और मनोयोग की आवश्यकता है। महत्वाकांक्षा के साथ उतने आत्मत्याग और बलिदान की भावना भी आवश्यक है, तभी वह महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है। अतः किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए मनोबल और इच्छा शक्ति विल पावर को प्रबुद्ध करना अनिवार्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएस भर्ती परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें सफल होना यानी अभ्यर्थी द्वारा महान सफलता का वर्णन करना। महान सफलता के लिए कठोर अध्ययन अपेक्षित होता है। संसार में जिन महापुरुषों ने महान कार्य किए हैं उन्हें कठोर साधना व तपस्या करनी पड़ी है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में उन्हें घोर यातनाएं सहनी पड़ी हैं और अपना सर्वस्व भी अर्पण करना पड़ा है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहब, कबीर, मीराबाई आदि आदि हजारों नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर को छुआ है। यदि इनके जीवन में झांककर ध्यान से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम व तप किया है एवं अनेक यातनाएं भी सही हैं। महान सफलता का मार्ग महान कष्टों से होकर गुजरता है। महान लक्ष्य के लिए महान कुर्बानी देनी होती है। यह सब आत्मविश्वास व आत्मबल के अभाव में कतई संभव नहीं है। यदि आत्मविश्वास है कि आरएस परीक्षा में सफलता मिलेगी ही तो इसके अनुरूप प्रयत्न भी करना होगा। आत्मविश्वास इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों को सरल बना देगा या यूं कहें कि आनंदमय बना देगा। आपको एक सुखद एहसास की अनुभूति होगी जो परीक्षा की तैयारी को आसान बना देगी। चाणक्य ने कहा है कि लक्ष्य के अनुरूप ही प्रयत्न होना चाहिए। कार्यानुरूप प्रयत्न है। चाणक्य नीति 332। आत्मबल से सदा विजय होती है। ऋग्वेद के इस मंत्र में आत्मबल की महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। आत्मबल की सत्ता विजय है और आत्मबल का अभाव पराजय। मनुष्य जब अपनी आत्मा का परमात्मा से संबंध करके सर्वशक्तिमान अनुभव करने लगता है तब उसकी हीनता दूर हो जाती है। वह फिर किसी भी कार्य से में पराजित नहीं हो सकता। आत्मिक बल को अथर्ववेद में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बताया गया है। आत्मिक बल दोषों का नाश करता है। अस्त्रों का अस्त्र है और वज्रों का वज्र है। आत्मबल एक आंतरिक ज्योति है। पवित्र कर्मों के फलस्वरूप आत्मा के दोष दूर हो जाते हैं और उसकी ज्योति प्रकट हो जाती है। यह ज्योति शक्ति रूप में होती है।
यह एक महान शक्ति है। यह मनुष्य में स्फूर्ति और ओज लाती है। इसके द्वारा ही बड़े से बड़े कामों को करने की शक्ति आती है। यह आत्मबल की शक्ति बड़े से बड़े विघ्नों को नष्ट करके असंभव को भी संभव बना देती है। आत्मविश्वासी अभ्यर्थी भीषण से भीषण परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। उसे यह भी चिंता नहीं होती कि आगे क्या होगा। अतः इन परीक्षाओं के महासंग्राम में कूदने वाले अभ्यर्थी को पूर्ण आत्मविश्वासी होना चाहिए। पांडव कुल 5 हैं और कौरव 100। आप युद्ध कराने जा रहे हैं या पांडवों का विनाश? सहमे हुए मुनि उतंग ने कृष्ण से अपनी आशंका प्रकट की। महामुनि, संख्या नहीं सामर्थ्य व आत्मविश्वास जीतता है। सूर्य अकेला ही वह काम कर देता है जो सैकड़ों तारागण भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आत्मविश्वास से सब कुछ संभव। प्रथम बार 2 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री व रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी 1867 से 1934 का कथन है कि हम किसी के लिए भी जीवन आसान नहीं है, परंतु उसका क्या, हमें धैर्य रखना चाहिए एवं सबसे ऊपर अपने आप में आत्मविश्वास। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम किस चीज के लिए बने हैं और वह चीज हमें हर कीमत पर प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक शास्त्र में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में व रसायन शास्त्र में 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए पोलैंड निवासी मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिले थे। इस महान वैज्ञानिक ने भी इस बात पर बल दिया है कि हमें अपने आप पर आत्मविश्वास रखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर कीमत पर प्रयास करने चाहिए और यह प्रयास सही मार्ग पर चलकर किए जाएं। अमेरिका में दास प्रथा का अंत करने वाले अब्राहम लिंकन ने भी यही कहा है कि आप जो चाहते हो प्राप्त कर सकते हो, यदि आप पूरी शिद्दत से चाहें। एक पुरानी सीख है, आत्मविश्वास की श्वास लो, शंकाओं को श्वास के रूप में छोड़ो। भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में शुमार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1931 से 2015 का कथन था कि आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम असफलता नामक रोग की सर्वोत्तम औषधि है। यह आपको सफल व्यक्ति बना देगा। अफ्रीका की एक कहावत है, जब आपके भीतर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहरी दुश्मन आपको क्षति नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आरएस लिखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अंदर से पूर्ण विश्वास के साथ एक अभेद्य किले के रूप में अपने आप को ढाल लेना चाहिए ताकि किसी भी बाहरी दुश्मन का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हेलन केलर 1880 से 1968 ने बहुत ही सुंदर बात कही है, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। हेलन केलर जन्म से अंधी व बहरी थी, परंतु अपने आत्मविश्वास के बल पर वह सक्रियता व सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। अमेरिका निवासी हेलन केलर ने 88 वर्ष तक सफल जीवन जिया। वह असीम आत्मविश्वास से भरी एक विशेष महिला थी। वह कहती थी कि अगर हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके आत्मविश्वास की एक झलक उसकी इस उक्ति से मिलती है, मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। क्या आत्मविश्वास है, क्या साहस है। ऐसे इंसान ही इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों की शोभा बढ़ाया करते हैं। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपनी पहली पुस्तक लिख डाली थी। 35 से अधिक देशों की इन्होंने यात्रा की थी। हेलन केलर अमेरिका की जापान के लिए प्रथम सद्भावना एम्बेसडर थी। ये कहती थी, अपना चेहरा रोशनी की तरफ रखो ताकि छाया तुम्हें दिखाई न दे। उसने 1905 में अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ प्रकाशित की। वह सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी पर आधारित हॉलीवुड की मूवी द मिरेकल वर्कर बनी। वह बॉलीवुड की हिंदी फिल्म ब्लैक 2005 में संजय लीला बंसाली ने बनाई। जब एक बहरी व अंधी बहादुर लड़की इतना कुछ कर सकती है तथा जीवन में ऊंचाइयों को छू सकती है तो आप भी कर सकते हैं। आरएस परीक्षा हेलन केलर की परीक्षाओं से अधिक मुश्किल व जटिल नहीं है। जरूरत है अदम्य साहस, आत्मविश्वास व कठोर परिश्रम की। जिगर मुरादाबादी का यह शेर बहुत अच्छा संदेश देने वाला तथा उत्साह, साहस व विश्वास से भर देने वाला है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। भगवत गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक है। 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से करीब 5300 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में यह शिक्षा दी थी कि मनुष्य की आस्था और विश्वास मन की प्रकृति के अनुसार होता है। सभी लोगों को अपना विश्वास होता है और जो उनके विश्वास की
प्रकृति होती है, निश्चित रूप से वे वैसे ही हो जाते हैं। मनुष्य का विश्वास उसके मन पर निर्भर करता है। जैसे मन के विचार होंगे वैसा ही विश्वास होगा, और जैसा व्यक्ति का विश्वास होता है वह वैसा ही बन जाता है। ये बात ऋग्वेद में भी कही गई है। यही महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। गांधी जी ने भी यही कहा है। आत्मविश्वास व कठोर परिश्रम की बदौलत मिली 2 सफलताओं का और उल्लेख करना अत्यंत प्रासंगिक होगा, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सफलता का अद्वितीय मार्ग दिखाएंगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1887 में लुई पास्चर ने की थी, जिन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार 19वीं शताब्दी के 80 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किया था। यह एक महान उपलब्धि थी। सबसे पहले रेबीज का टीका कुत्तों पर प्रयोग किया गया तथा मानव पर प्रथम बार 1885 में एक 9 वर्षीय फ्रांसीसी बालक जोजेफ पर प्रयोग किया गया, जो सफल रहा। अगर उस वक्त नोबेल पुरस्कार रहे होते तो उन्हें निश्चित तौर पर नोबेल पुरस्कार मिलता। लुई पास्चर ने 19वीं शताब्दी में और भी कई बीमारियों की रोकथाम पर कार्य किए। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निष्काम भाव से मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। लुई पास्चर द्वारा स्थापित पास्चर संस्थान में पास्चर के 100 वर्ष पश्चात फ्रांसवाज बारी सिनोसी नामक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ने एक विशेष किस्म के HIV वायरस की खोज की, जिसके लिए इन्हें 2008 में फिजियोलॉजी व मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। HIV वायरस इंसानों में एड्स बीमारी फैलाता है। सिनोसी ने HIV की खोज को 1983 में साइंस जर्नल में प्रकाशित किया। उसने एड्स पीड़ितों के लिए काफी कार्य किया, जिसके कारण वे 1996 में अवसाद डिप्रेशन में चली गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी एवं 2017 तक इस वायरस पर कार्य करते रही। इन्होंने इतने घातक और विध्वंसकारी जीवाणुओं पर अनुसंधान पूर्ण विश्वास व लगन के साथ किया। इस वायरस की खोज इन्होंने एड्स पीड़ितों की दयनीय दशा को देखकर ही की थी। एड्स के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART भी विकसित की जा चुकी है। ऐसे घातक वायरस पर काम करना कितने साहस का काम है, ये फ्रांसवाज के अवसाद में चले जाने की घटना से साबित होता है। एक तरह से हर वक्त मौत से लड़ने जैसा था, परंतु उसने हार नहीं मानी। इनकी इस ऐतिहासिक खोज ने 20वीं शताब्दी के चिकित्सा जगत के महानतम रहस्य को सुलझा दिया तथा जो एड्स 1980 में एक विश्व स्तरीय समस्या बन गया था, उसको एक मैनेजेबल क्रोनिक डिजीज में बदलने में सहयोग किया। वे एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अफ्रीका व दक्षिणी पूर्वी एशियन देशों में कई एड्स अनुसंधान व उपचार केंद्र खोले हैं। वे कहती हैं कि एक दिन एड्स का इलाज ढूंढ लिया जाएगा। जीवन में सदैव आशा है, क्योंकि विज्ञान में सदैव आशा है। यही कहना है फ्रांसवाज बारी सिनोसी का। संदेह विश्वास में बदल सकता है। संशय को नई संरचना में ढालकर उसे परिवर्तित किया जा सकता है। विश्वास नहीं, मानसिक व्यायाम करें। आप आरएस बनना चाहते हैं किंतु मन में भ्रम है, अविश्वास है। आंख बंद कर इस लक्ष्य पर चिंतन कीजिए। मन में इसे चित्र स्वरूप में देखें। अस्पष्ट मानसिक पटल से दूर एवं धुंधली तस्वीर में आप स्वयं को असफल होते हुए देख रहे होंगे। परीक्षा दी पर विफल हुए इत्यादि। अब चलते हुए सिनेमा के आकर्षक रंगीन रील में स्पष्टता से स्वयं को जीवंत रूप में आरएस बनता हुआ देखें। आप अपना चयन लिस्ट में सबसे ऊपर देख आनंद विभोर हो रहे हैं। परिवार के लोग गौरवान्वित हैं। अब आप दृढ़ता से सोच रहे होंगे, जी हाँ, मैं बन सकता हूं आरएस, मैं बनूंगा आरएस। संदेह को दृढ़ विश्वास का आकार देने के पश्चात देखना होगा कि आप लक्ष्य अनुसार गुण विकास करेंगे या अथवा नहीं। तभी विश्वास शक्ति और व्यावहारिक बनती है। अपनी इस आरएस रूपी महत्वाकांक्षा को मूर्त रूप देने हेतु उसी स्तर के अनुरूप आपको अध्ययन और लक्ष्य से संबंधित भरसक प्रयास करना होगा, वरना स्वप्न दिवा स्वप्न बन जाएगा। सकारात्मक विश्वास जीवन के चहुमुखी विकास और सफलता में क्रांति लाता है। बाइबल के अनुसार कण भर की आस्था से पर्वत भी हिल जाता है। गहन एवं ठोस विश्वास उत्पन्न कर हम व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति तथा अपार आत्मबल व शारीरिक बल विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्वास रूपी पूंजी को हर कोई इंसान अर्जित कर सकता है। यह एक महान पूंजी है जो हर किसी को की पहुंच में है, परंतु हर एक व्यक्ति इसे अर्जित तो नहीं करता। ईश्वर ने अपने आत्मविश्वास का कोष सबके लिए समान रूप से खोल रखा है, लेकिन कुछ कर्मठ व साहसी मनुष्य ही इस संपत्ति को अपने हित पोषण हेतु उपयोग में ले पाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो, सदा मातम ही मनाते हैं, पर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती है हरदम, जो जलती चिता में बैठकर वीणा बजाते हैं।
अपनी स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना, अपनी योग्यता एवं शक्ति पर विश्वास करना आत्मविश्वास है। हमारा जीवन अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य रखो। जीवन असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपने डर को जीतो और वही जिंदगी जियो जो आप सचमुच जीना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद कह गए हैं कि अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा अपराध है। आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आत्मविश्वास में अपरिमेय शक्ति है। विश्व का इतिहास आत्मविश्वास की महान शक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। आइंस्टीन को उनके अटूट आत्मविश्वास ने ही विश्व का सर्वोपरि वैज्ञानिक बनाया था। उनके सहयोगी वैज्ञानिक उन्हें सनकी मानते थे। उनके अध्यापक उन्हें मृग मरीचिका के पीछे भागने वाला पागल नवयुवक कहते थे, पर वे व्यंग्योक्तियां कभी आइंस्टीन को निराश नहीं कर सकी। उल्टे वे गर्व के साथ कहते थे, वह दिन अत्यंत निकट है जब मेरा सिद्धांत सत्य प्रमाणित होगा। और सचमुच एक दिन आत्मविश्वास की अमर मशाल ने भविष्य के पट पर स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया, आज के युग का सबसे महान विज्ञानवेत्ता आइंस्टीन। उनका सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सही साबित हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने एक इंजीनियर से, जो सेंट बर्नार्ड के भयानक दर्रे को देखने के लिए भेजा गया था, पूछा, क्या उस मार्ग से पार निकल जाना संभव है? सेंट बर्नार्ड ने हिचकिचाकर उत्तर दिया, शायद यह संभव है कि हम पार जा सके। ये सुन और प्रत्यक्ष दुर्गम और दुस्सह कठिनाइयों को जानते हुए भी उस वीर ने बेधड़क होकर आज्ञा दी, आगे बढ़ो, निसंदेह हम पार जाएंगे। एल्प्स पहाड़ के पार करने का समाचार सुनकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया वाले ये कहकर हंसते और मजाक उड़ाते थे, आज तक स्वप्न में भी इस पहाड़ के ऊपर पहिया नहीं घूमा है और न यह किसी प्रकार संभव हो सकता है कि 8 सहस्त्र मनुष्य, इतना बड़ा भारी तोपखाना, करोड़ों मन गोले और गोलियां और इतनी अधिक लड़ाई का सामान इसके ऊपर से चला जाए। परंतु रणवीर नेपोलियन इन बातों से कब रुक सकता था? अभी वह अपनी सेना को बर्फ से ढके चांदी समान उज्जवल पहाड़ के पार करने की आज्ञा दे ही रहा था। इतने में ही कप्तान श्वेरो और उनके कुछ सिपाहियों ने आकर कहा, हे सम्राट, बर्फ से ढके इतने ऊंचे एल्प्स पहाड़ के ऊपर होकर निकल जाना नितांत असंभव है। तब वीर नेपोलियन ने उठकर वीर रस भरे शब्दों में कहा, देयर शैल बी नो एल्प्स, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। फिर क्या था, तुरंत ही सेना चल पड़ी और संपूर्ण कठिनाइयों को पार करती हुई बात ही बात में पार पहुंच गई। और अभी जब कि इटली वाले सोच ही रहे थे कि पहाड़ की ओर से सेना का आना असंभव है, नेपोलियन बाज की तरह से उन पर आ टूटा और क्षण भर में उनका रंग भंग कर दिया। यह देख सारा यूरोप भौचक्का रह गया। अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया था। बहुत से सेनानायकों के पास बहुत सी तोपें, बंदूकें, बहादुर और दृढ़ सिपाही और अन्य लड़ाइयों के सामान थे, परंतु यदि कोई उनमें कमी थी तो केवल नेपोलियन जैसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की। अमर मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स 1842 से 1910 बता गए हैं कि जैसा मनुष्य हो सकता है वैसा वह नहीं है। वह अर्ध सुसुप्त अवस्था में रहकर मात्र अपनी अधूरी शक्ति का प्रयोग करता है, न कि अप्रतिम क्षमता का। उसके पास अनेक विस्मयकारी शारीरिक व मानसिक गुण हैं जिन्हें वह स्वभावतः उपयोग नहीं करता। विश्वास उन शक्तियों में से एक है जिनके सहारे मनुष्य जीवित रहता है और इसके पूर्ण अभाव का अर्थ है विनाश। उक्त शाश्वत सत्य हम सब पर लागू होता है। हम अपार शक्तियों के भंडार हैं, लेकिन हमें आभास नहीं है। हम सब हनुमान की तरह हैं जिन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान कराने के लिए जामवंत की आवश्यकता है। यह पुस्तक हर पाठक के लिए जामवंत फैक्टर का कार्य करेगी। लोक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट के लिए यह पुस्तक कामधेनु की तरह लाभकारी सिद्ध होगी। आत्मविश्वास को सतत प्रयास से कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है। आत्मविश्वास एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो बार बार के अनुभवों तथा प्रयत्नों से दृढ़ होता है। स्वयं में विश्वास और ईश्वर में विश्वास, ये दो ही सफलता और उपलब्धि की कुंजियां हैं। मार्गदर्शक, मेंटर। हमारे जीवन में मुख्य आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की होती है जो हमें वह करने में मदद करे जिसे हम कर सकते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन। एक आदमी को आप कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल अपने अंदर तलाश करने में सहायता कर सकते हैं। गैलीलियो गैलीली। मैं एक टीचर नहीं हूं किंतु एक जगाने वाला हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वी ऑल कैरी द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस विद इन अस, बट वी नीड एन इमेज
एज ए पॉइंट ऑफ फोकस इन ऑर्डर दैट दे मे स्प्राउट। एपिक्टेटस। मेरे द्वारा ओटीएस एससीएम रीवा जयपुर में किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि उचित मार्गदर्शन आरएस के चयन हेतु एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कठिन परिश्रम, सतत अध्ययन, सकारात्मक माइंडसेट व आत्मविश्वास के बाद प्रभावी कारक उचित मार्गदर्शन है जो आरएस परीक्षा में सफलता दिलाता है। यह मार्गदर्शन मेंटर प्रदान करता है। यह सर्वग्राह्य तथ्य है कि मेंटर के परामर्श बिना इस परीक्षा में सफल होना अत्यंत कठिन व श्रम साध्य कार्य है। मेरा स्वयं का भी यही अनुभव है कि आपको इस महासागर में कूदने से पहले एक मेंटर को अपने जीवन में ले आना चाहिए। हर कठिन व जोखिम के समय ये मार्गदर्शक आपको राह दिखाएगा। इसकी सहायता से सफलता प्राप्त करने की यात्रा सरल व सुगम बन जाएगी। ये परामर्शदाता आपका टीचर, साथी, मित्र, पड़ोसी, परिवार का सदस्य या पुस्तक हो सकती है। मार्गदर्शक आपके सफल होने की यात्रा को सुगम, संभव व छोटी बनाने में मददगार होता है। यह आपको बताता है कि इस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे उत्तर लिखा जाता है, कैसे हर वक्त प्रेरित रहा जाए, कैसे तेज व अच्छा लिखने का कौशल अर्जित किया जाए व कैसे वाक कौशल को उन्नत किया जाए। यह पुस्तक भी आपके लिए एक सफल व कुशल मेंटर का काम करेगी। कोचिंग संस्थान भी मेंटरिंग का काम करते हैं। मेंटर आपको दिशा व दशा दोनों से अवगत करवाता है। जब हम तैयारी के दौरान निराशा से गिर जाएं तो यही मार्गदर्शक उसी तरह हमारा सहायक बनता है जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अवसादग्रस्त अर्जुन के सहायक बने थे। मैंने अध्ययन में यह पाया है कि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान स्वयं को मोटिवेट रखना एक बड़ी चुनौती होती है। यह भी पाया कि इन परीक्षाओं के दौरान परिवार के सदस्यों का सहयोग काफी महत्व रखता है। अध्ययन के विश्लेषण में यह भी सामने आया कि इस परीक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए उचित मार्गदर्शन का अहम स्थान होता है। जो प्रतियोगी प्रभावी व उचित मार्गदर्शक के परामर्श अनुसार तैयारी करते हैं उनकी सफलता की दर काफी अधिक होती है। भौतिक शास्त्र के 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडा अमेरिका निवासी जेम्स पीबल्स का कथन है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेंटर का होना जरूरी है। यही कथन है 1997 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीवन चू का। इनका कहना है, मेंटर्स बनाइए। समय प्रबंधन, समय को खोना हत्या नहीं आत्महत्या है, एक प्राचीन कहावत। जो कार्य आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल के लिए नहीं टालें, बेंजामिन फ्रैंकलिन। धैर्य व समय ये दो महानतम योद्धा हैं, लियो टोल्स्टॉय। जो व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा नष्ट करने का साहस करता है उसने जीवन का मूल्य नहीं पहचाना, चार्ल्स डार्विन। आपका समय सीमित है इसलिए इसे किसी अन्य की जिंदगी जीने में नष्ट ना करें, स्टीव जॉब्स। हमें समय को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि एक सोफा की तरह, जॉन एफ कैनेडी। मात्र व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी रहती हैं। प्रश्न है कि हम किसमें व्यस्त हैं, हेनरी डेविड थोरो। समय ही धन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वास्तव में समय ही वह अकेली पूंजी है जो मनुष्य के पास है तथा अकेली वह वस्तु है जिसे गंवाने का खतरा वह नहीं उठा सकता, थॉमस एडिसन। जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर लेते तब तक हम अन्य कुछ भी नहीं संभाल सकते, पीटर ड्रकर। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है जिसे आदमी खर्च कर सकता है, डायोजिनीस। कबीर का एक पुराना दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। राजस्थान के करीब 350 सिविल सर्वेंट्स ने बताया कि प्रभावी समय प्रबंधन सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने में अहम भूमिका निभाता है। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है। जीवन में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन, 9 वर्ष 6 महीने ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष 6 महीने ही होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 19 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने व कुछ दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन अथवा 84,000 घंटे ही होते हैं। कहा भी गया है कि जब तक हम समय का प्रबंधन न कर लें तब तक किसी भी दूसरी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। आरपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के मामले में यह और भी अधिक प्रासंगिक है कि बार बार सोचना और किसी गतिविधि का लगातार निश्चित अवधि तक अभ्यास करना इसे हमारी आदत बना देता है और ये आदतें हमारे दृष्टिकोण और चरित्र का निर्माण करती हैं। एक लोक सेवक उसे माना जाता है कि वह हर वक्त काम के दबाव में होता है,
को समय प्रबंधन का महत्व समझना ही चाहिए। इसलिए चयन प्रक्रिया को जानबूझकर उम्मीदवारों के समय प्रबंधन कौशल के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। समय प्रबंधन उम्मीदवारों को दो तरीके से मदद करता है। पहला, तैयारी के चरण के दौरान, और दूसरा, परीक्षा के दौरान। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। जिस तरह मुट्ठी में बंधी हुई रेत को फिसलने से नहीं रोका जा सकता, उसी तरह समय के पहिए को भी नहीं रोका जा सकता। समय प्रबंधन का मतलब है स्पष्ट तौर पर तय किए गए लक्ष्यों को एक निश्चित समय में सफलतापूर्वक हासिल करना। असल में ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो समय प्रबंधन की जरूरत ही नहीं होगी। टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आप अपने लिए एक रूटीन तैयार कर लें, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक टाइम टेबल बनाकर दीवार या अपनी मेज पर लगा लें और उस पर अमल करना भूल ही जाएं। ऐसा करेंगे तो आपकी मंजिल आपसे मीलों दूर हो जाएगी। इसलिए अपने रूटीन पर बिल्कुल फोकस रहकर अमल कीजिए। यही समय प्रबंधन का की फैक्टर है। समय प्रबंधन टिप्स। समय सारणी में पूरी दिनचर्या को शामिल करें। हर काम को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सो के जल्दी उठने को अनिवार्यता के तौर पर लें। निश्चित कर लें कि कम से कम 6 घंटे की नींद मिल जाए। एक ही दिन में सभी विषयों की किताब पढ़ने के बजाय हर विषय के लिए अलग अलग दिन निर्धारित करें। ध्यान रखें कि जितना भी पढ़ा जाए वह समझ में आना चाहिए। समय सारणी का मूल उद्देश्य पढ़ाई को नियमित एवं व्यवस्थित करना है। इसलिए समय सारणी बनाते समय ध्यान रखें कि इसका मूल उद्देश्य पूरा होना चाहिए। दिमाग को तरोताजा रखने के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। समय सारणी में मनोरंजन का स्थान भी लाजिमी है। परिस्थितिवश यदि आपकी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है तो इसमें हताश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्थिति सामान्य होते ही फिर से समय सारणी के मुताबिक चलिए। प्रत्येक दिन के समुचित उपयोग की योजना पिछले दिन ही बना लें। इससे समय की बर्बादी पर कारगर रोक लगेगी। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या पहले करना है, क्या बाद में, और क्या कभी नहीं करना है। इसका निर्णय भलीभांति सोच विचार कर करें। टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल वेबसाइट्स के उपयोग का समय सख्ती से तय करें। इनके माध्यम से बर्बाद होने वाले समय का हमें आभास ही नहीं होता। थोड़े थोड़े समय में मोबाइल, कंप्यूटर पर अपडेट्स प्राप्त करने, चेक करने से बचें। इसमें न सिर्फ समय व्यय होता है, बल्कि आप अपने हाथ के कार्य पर समुचित रूप से एकाग्र भी नहीं हो पाते। यह आपकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी समुचित ध्यान रखें। प्रतिदिन कम से कम आधे से 1 घंटा किसी आउटडोर खेल, शारीरिक व्यायाम, योगासन, प्राणायाम तथा भ्रमण आदि के लिए अवश्य निर्धारित करें। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का सही उपयोग कीजिए। लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा, लेकिन आप समय के साथ चलकर देखिए। समय का सही इस्तेमाल कीजिए और मौके का फायदा उठाइए, फिर आप विजेता बन सकते हैं। आपका दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। लेकिन आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। समय प्रबंधन टूल्स का उपयोग करें, जैसे मोबाइल, कैलेंडर या चार्ट वगैरह की मदद से काम समय पर निपटा सकते हैं। लापरवाही की आदत को छोड़ना होगा। मौकों का इंतजार कर वक्त बर्बाद न करें। खुद पर यकीन करें और अपना काम करें। आप अगर रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख लेते हैं तो सुबह उठकर समय खराब नहीं होगा। शॉपिंग करते समय एक लिस्ट तैयार करें और एक बार में सारा सामान ले आएं। स्टूडेंट को अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए कि उसे कितना टाइम स्टडी को और कितना दूसरे कामों को देना है। प्रिपरेशन के लिए पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट लें। बढ़िया प्रिपरेशन वाला भाग, ठीक ठाक प्रिपरेशन वाला भाग और कम प्रिपरेशन वाला भाग। अनसॉल्व्ड पेपर्स को सोल्व करना अपने रूटीन में शामिल कर लें। नोट्स बनाने से पहले टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, फिर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। हर हिस्से को सब हेडिंग जरूर दें। नोट्स हमेशा छोटे तथा तथ्यों से युक्त होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी व संस्कृत में और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में मुश्किल आती है, इसलिए हिंदी व इंग्लिश की डिक्शनरी देखने की आदत डालें।